दोस्तों 19 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। बिल्कुल कम समय हमारे पास, एक भी हमको गैप नहीं है तैयारी के लिए। ओके, तो जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। वीडियो में समझाते जाऊंगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक क्वेश्चन को समझाते जाऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते याद करते जाइएगा। तो दोस्तों आपका ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको कक्षा 12वीं हिंदी के काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, अव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, ओके, आपके साथ एक काव्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, महात्मा कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सब टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन बता दिए विद सॉल्यूशन के साथ। तो पार्ट 1 जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक आपको दे दूंगा। ये आपका दोस्तों पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपके जो व्याकरण वाले जितने भी टॉपिक रह जाते हैं व्याकरण में, आपका काव्यबोध, भाषा बोध, आपका पत्र लेखन, ओके, अनुच्छेद लेखन, तो ये हम क्या है कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो व्याकरण में हमारा सबसे पहले हम काव्यबोध स्टार्ट करेंगे। काव्यबोध वाले सेक्शन से आपके पेपर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको तैयार कर लेने हैं। संचारी भाव और आपका स्थायी भाव में अंतर तैयार कर लीजिएगा। रस की परिभाषा और उससे भेद तैयार कर लेना है। तो देख लेते हैं रस वाला टॉपिक। ये दिया हुआ है दोस्तों आपका स्थायी भाव, संचारी भाव में अंतर। स्थायी भाव क्या होते हैं? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थिर विकारों को हम क्या है स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी यानी जो स्थिर भाव रहे। संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। यानी ये क्या है अस्थिर रहते हैं। स्थायी भाव स्थिर, संचारी भाव अस्थिर रहते हैं। स्थायी भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते, अंत तक बने रहते हैं, जबकि जो संचारी भाव होते हैं वो पानी के बुलबुले की भांति बनते और मिटते रहते हैं। जिस प्रकार से पानी का बुलबुला बनता है फिर मिटता है, उसी प्रकार से संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव का प्रत्येक रस का एक क्या है नियत होता है। ओके, स्थायी भाव प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। ओके, जैसे बीज रस का उत्साह होता है, ओके, श्रृंगार रस का रति होता है। एक ही संचारी भाव के अनेक रसों के साथ रह सकता है। एक संचारी भाव कई रसों के साथ रह सकता है। ओके, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। तो ये आपके अंदर दिए हैं। बाकी दोस्तों पेपर में 2 ही नंबर का क्वेश्चन आए तो 2 पॉइंट आपको बताने हैं। बाकी दोस्तों आपको रस की परिभाषा तैयार कर लेना है। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक श्रोता को जो आनंद मिलता है वो आपका रस कहलाता है। फिर इसके आपको भेद तैयार करना है। तो ये आपके अंग है, 4 अंग होते हैं रस के। कितने अंग है? 4 अंग है, स्थायी भाव, विभावन भाव, संचारी भाव। लेकिन भेद आपके पेपर में आते हैं तो भेद आपके है, भेद या प्रकार का है। तो ये 10 होते हैं, 10 के नाम और उनके स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छे से तैयार कर लेना आपको रस, उनके स्थायी भाव पूछा जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव तो शोक होता है, विवश रस का स्थायी भाव जुगुस्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, इस प्रकार से। बाकी दोस्तों आपको क्या है स्थायी, जब कोई भी आपका इस प्रकार से भी आ सकता है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, बीज रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो एक बार इसके भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, तो परिभाषा देखिए आपको एक ही तैयार कर लेना है। सहृदय के हृदय में स्थित, और जिस रस का बात की जाए उसका आपको स्थायी भाव लिख देना है। तो यहाँ श्रृंगार रस का है तो रति नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव संयोग होता है वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का जिस परिभाषा पूछे तो सहृदय के हृदय में स्थित, अब करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव संयोग होता है वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें बीज रस का, तो सहृदय के हृदय में से, अब यहाँ उस बीज रस का उत्साह होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव का विवाह स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से परिभाषा आपको एक ही तैयार कर लेना है, जिसका पूछा जाए उसका स्थायी भाव आपको चेंज कर देना है। अब सबको उदाहरण तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उदाहरण आपको कहीं करुण रस का जाता है तो ये आपका दिया हुआ है। बाकी और भी जो आपको आसान लगे तैयार कर लीजिएगा। अभी तो मुकुट बताता मात, कली हुई हल्दी के हाथ, खुले ही नाते लाचे बोल, खिले ही नाते चुंबक सुन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। ओके, बीज रस का तो आपसे बनता ही होगा, कोई भी आप लिख सकते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रानी थी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। हास रस में आपको तैयार कर लेना है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को रहने दो घर में, होने दो हुड़दंगा। ओके, रौद 10 में क्रोध वाला। ओके, तो क्रोध वाला जिसे मुझे याद है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु में मत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। भयानक रस का जिसमें भय आ जाए, एक और अजगर एक और में गिराए, विकट बटोली बीच में बरसों मूर्छा खाए। ओके, एक और अजगर है, एक और क्या है शेर है, विकट शेर। ओके, बीच में कोई व्यक्ति फंस गया है तो दोनों देखकर डर गए, घबरा कर क्या है मूर्छित हो गया। ओके, ये आपका दिया हुआ है। विवश रस का आप देख सकते हैं, इस अद्भुत रस का दिया हुआ है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर विधि नाना। शांत रस का इस प्रकार से दिया हुआ है। वात्सल रस का मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत आ जाऊं है यही छोटी। प्रकार से दोस्तों मैं आपको शॉर्ट रिवीजन इसका करा दिया, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो छंद वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आपके सिलेबस में केवल 4 छंद हैं, 4 छंद तैयार कर लीजिएगा, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, बोर्ड एग्जाम हो, बस उन्हीं में से आपका रहने वाला है।
अलंकार की बात करें, संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आपके सिलेबस में दोस्तों 5 अलंकार हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना चुका हूं, सभी को मैंने अच्छे समझा दिए हैं। ओके, संधि अलंकार का परिभाषा उदाहरण से आपको देना है, तो मैं आपको अलंकार पूरा अच्छे से समझा दी। 5 अलंकार हैं आपके सिलेबस में, चाहे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उन्हीं 5 में से आपके रहने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। ओके, सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण पूछे जा रहा है आपका, 4 छंद है, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको अलग से इनके वीडियो प्रॉपर बना दी है। ओके, एक ही 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैं आपको लिंक दे दूंगा। छंद की पढ़ लीजिएगा, अलंकार पढ़ लीजिएगा, रस पढ़ लीजिएगा, वहां से हमेशा आपका क्वेश्चन रहता ही। ओके, उसमें मैंने बहुत ही आपको ईजी लैंग्वेज में अच्छे से समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। फिर मात्रिक व वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके, अब देखिए, तो आपके क्या है, मैंने आपको क्या बताया, अलंकार कितने हैं आपके, 5 अलंकार आपको तैयार कर लेना है। ओके, फिर कोई भी पूछिए आपसे बन जाएगा। इसमें छंद आपके जो 4 उन्हें तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका शब्द शक्ति और शब्द गुण वाला टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर शब्द शक्ति कैसे कैसे उसकी भेद लिखिए। तो शब्द की परिभाषा और उसके भेद कितने, 3 भेद होते हैं, वो आपको नाम बता देने। फिर ओज गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए इस प्रकार से। ओके, तो 3 आपकी शक्ति होती है, 3 गुण होते हैं, 3 शक्तियों की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, उदाहरण तैयार कर लीजिएगा, 3 गुण की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, ओके, आपसे बन जाएगा। ओके, तो वो आपको टॉपिक पढ़ लेना है, टॉपिक में जरूर देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन में याद नहीं करिएगा, पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, कुछ भी पूछिए आपसे बन जाएगा। मैं सब आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ, छंद पढ़ा दिए, अलंकार पढ़ा दिए, क्योंकि मुझे पता है त्रैमासिक परीक्षा जल्दी आने वाली है, तो मैंने सब आपके टॉपिक करा दिए जिससे आप तैयार कर ले। तो अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये टॉपिक पढ़ा दिए, रस पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पर क्रम से लिंक दे दूंगा, क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाइएगा। इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं दोबारा बताने कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसान आपको समझा दिया है। ओके, बाकी मैं आपको पूरे नोट्स के माध्यम से पूरा समझाया था एक बार, लेकिन मैं फिर भी आपको नोट्स दिखा देता हूँ, उस प्रकार से दिया हुआ है। अब मैं समझा इसलिए रहा कि मैं समझा चुका हूँ पहले ही, मैं क्या है आपको अलग से इनकी वीडियो बना चुका हूँ सबकी, बाकी नोट्स आपको देखना है अभी आपको, तो पढ़ सकते हैं आप, इस प्रकार से दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर देख लीजिएगा और इन टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन आता है, और अभी तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगा। ये अलंकार के नोट्स देख सकते हैं आप। ये सांग रूपक अलंकार आपके पेपर में आना है, भ्रांतिमान अलंकार, संधि अलंकार, फिर विरोधाभास अलंकार दिया है, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण और व्यतिरेक अलंकार। तो जो 5 अलंकार है, 5 से इस प्रकार से हो जाता है। शब्द शक्ति देख लीजिए, शब्द शक्ति में बस 3 शब्द शक्ति होती है आपकी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्ति, तो इनको आपको अच्छे से तैयार उदाहरण के साथ दिया हुआ है। फिर इसके बाद गुण आ जाते हैं, तो गुण आपके ये दिए हुए हैं। टॉपिक को इनको तैयार कर लीजिएगा। पेपर किस प्रकार से आएगा, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण लिखी, तो ये टॉपिक बता देना, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इस प्रकार से, और ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो आप प्रॉपर रूप से जरूर समझ लीजिएगा। मैं आपको क्या है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। समझ लेते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से आप याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया काव्य बोध की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखिए काव्य बोध में आपके क्या टॉपिक तैयार करिए, टॉपिक करेंगे तो आपके कंप्लीट होते जाएंगे। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मैं एक बार रिवीजन आपको करा देता हूँ। रस पढ़ लीजिएगा, अलंकार पढ़ लेना है, छंद पढ़ लेना है, शब्द शक्ति पढ़ लेना है, शब्द गुण पढ़ लीजिएगा। तो 5 टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। काव्य बोध से चाहे कोई सी प्रकार का आपका विकल्प बने, किसी प्रकार से आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन बने, आपसे बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो मैंने आपको दिखा दिया है, इस प्रकार से दिए हुए। ओके, अब भाषा बोध हम पढ़ते हैं। ओके, तो भाषा बोध में भी आपके क्या कौन कौन से टॉपिक है, तो आपका लोकोक्ति, मुहावरा है, फिर निपात शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है, तकनीकी शब्द है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो आपसे बन जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आता है, लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण दीजिए, मुहावरा क्या है, एक उदाहरण दीजिए, फिर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर तैयार कर लेते हैं, तो लोकोक्ति क्या है, मुहावरे क्या है, उदाहरण अपने आप आपसे बनने लगेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर समझ लेते हैं हम। तो ये आपका दिया हुआ लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। बाकी ये भी दिया हुआ मुहावरे क्या है लिखिए, लोकोक्ति कैसे कहते हैं वे लिखिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरे होता है एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या है, पूर्ण वाक्य होती है। 3 आपको अंतर तैयार करके रखना है। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन आए तो 2 पॉइंट, 3 नंबर का भी आ सकता है तो 3 पॉइंट। ओके, तो मुहावरे को वाक्य प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, लोकोक्ति को प्रयोग हेतु अन्य वाक्यों से पृथक करना पड़ता है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद आप क्या है कि एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, तो 3 तो आपके आराम से हो जाएंगे अंतर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये हमारी ये निपात शब्द किसे कहते हैं, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। कोई भी नॉर्मल वाक्य है, लेकिन अगर उसमें हम ऐसा कोई शब्द यूज कर दें जिससे उस सब वाक्य में प्रेशर पड़ जाए, भार पड़े, तो वो आपका निपात शब्द कहलाएगा। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, जी, भी, केवल, जी, हाँ, काश, ये शब्द क्या है आपके निपात शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे
तुम स्कूल जाओ, तो सिंपल वाक्य है। लेकिन तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, तो इसमें ही है वो निपात शब्द है। ओके, इस प्रकार से तुम्हें आज रुकना, जैसे तुम्हें आज रुकना पड़ेगा, सिंपल वाक्य है। तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, तो आपको क्या है, एक वाक्य में दबाव दिया जा रहा, प्रेशर दिया जा रहा, तो जो प्रेशर शब्द दे, ओके, जो भी वाक्य में प्रेशर दे जो शब्द, वो आपके क्या कहलाएंगे, निपात शब्द कहलाएगा। तो तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, इसमें ही क्या आपका निपात शब्द है। इस प्रकार से आपका क्या है, वस्तु से पूछा जाता है रेगिस्तान में कि आपको आज जाना ही होगा, तो ही इसमें क्या है, तो निपात शब्द इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। पर क्षेत्रीय शब्द देख ले, तो क्षेत्रीय शब्द सिंपल हैं, जो हमारे क्षेत्र विशेष में जो शब्द बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द हमारे कहलाते हैं। ओके, जैसे आपका होता है खचाखच, फटाफट, कांच, मुक्का, ढोर, इस प्रकार से शब्दों के, लोटा, लुटिया, इससे सब आपके किस में आते हैं, क्षेत्रीय शब्द में आते हैं। बाकी परिभाषा दी है। इसके बाद तकनीकी शब्द भी तैयार कर लीजिएगा। तकनीकी शब्द आपके कहलाते हैं किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उसी विषय की चर्चा के लिए किया जाता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग केवल जब उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तभी हम करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तभी हम गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग की बात करते हैं। ओके, इस प्रकार से वेग है, त्वरण हो गया, तो ये भी हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तब इसकी बात करते हैं। जब यज्ञ, आसन, तो जब हम क्या करते हैं, पूजा के काम करते हैं, तब इसका शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से तो जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बनाए गए हैं, एरिया के लिए बनाए गए हैं, वो आपके शब्द कहलाए गए तकनीकी शब्द कहलाते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों के, क्योंकि आपके दोस्तों भाषा बोध से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक तो एक 3 नंबर का आता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये 2 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में देख लीजिए लॉन्ग में कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो मुहावरे लोकोक्ति में अंतर आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है वो के। फिर राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाले टॉपिक है ना, अभी से आप तैयार कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी यही आपके रहने वाले हैं। तो अभी मेहनत कर लीजिए, तो इन टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राजभाषा की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। ओके, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, तो जब भी हम दोस्तों राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर तैयार कर लेंगे तो विशेषता अपने आप तैयार हो जाएगी। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा दिया हुआ पहले क्या है आपका राजभाषा किसे कहते हैं, तो इसको तैयार कर लेना है। फिर आपका राष्ट्रभाषा की विशेषताएं दी है, तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। फिर राजभाषा किसे कहते हैं, तो राजभाषा किसे कहते हैं, ये बात बताया जा रहा है। फिर राजभाषा की विशेषता, तो राजभाषा की आपकी विशेषताएं दी हुई है, तैयार कर लेना है। फिर राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, तो ये आपका अंतर दिया हुआ है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे से तैयार कर लेना राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपके भाषा बोध से फिर किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो भाव पल्लवन करने के लिए भी आपका आ सकता है। कोई भी दोस्तों एक लाइन आपको दे दी जाएगी, कहा जाएगा उस लाइन का भाव पल्लवन कीजिए, मतलब उसको क्या है विस्तार से समझाइए। तो सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीने पड़ता है, इस प्रकार से लाइन दे दी गई है। आपका साहित्य समाज का दर्पण है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आपको लाइन दे दी जाएगी, उसका भाव पल्लवन के लिए करने के लिए आता है। तो इसकी प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे, तो चाहे अभी के लिए चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो गाइडों वगैरह में बहुत सारे आपके दिए रहेंगे जो आपके वो पॉपुलर जो अक्सर हमेशा आते हैं, तो उनको एक बार पढ़ लेना है आपको। ओके, तो इसको अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फिर आसान संक्षेपण के लिए भी आ सकता है, कोई भी आपको 3 से 4 लाइन का कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, तो जिस 4 लाइन में दे दिए तो उसका आपको आधा उसका करना है। ओके, 1/3 समझ लीजिए, 1/3 करना पड़ता है सार संक्षेपण, यानी 6 लाइन दी है तो आपको केवल 2 लाइन में आपको क्या है तो उसका सार संक्षेपण करके लिख देना है। तो यानी 6 लाइन में कोई आपका गद्यांश आ रहा है तो उसको आपको 2 लाइन में उसका अर्थ बता देना है अपनी भाषा में, सिंपल। ओके, तो ये कहलाता है आपका सार संक्षेपण। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट है अनुरागसारीclasses.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुरागसारीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा और क्या है आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों आता है आपके पेपर में आएगा 3 नंबर का आपतित बोध, यानी कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा। ओके, उस टॉपिक से आपसे क्या है 3 से क्वेश्चन, 3 नंबर का ना 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो जो कि आपको क्या है उसी को पढ़कर आपको उत्तर देने पड़ते हैं। कोई भी आ सकता है। ओके, जिसे इंग्लिश में हम क्या अनसीन पैसेज कहते हैं। ओके, तो ये आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, इजी रहता है, बन जाएगा आपसे। ओके, मतलब कोई पढ़ने का अलग से टॉपिक नहीं है। अब पत्र लेखन देख लेते हैं। 4 नंबर का पत्र लेखन आपके पेपर में रहेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं 3 मेरे पास औपचारिक और अनौपचारिक लिखे हुए, 3 औपचारिक 3 अनौपचारिक। ओके, तो आप सब पढ़ लीजिएगा, पढ़ लो लेना, क्योंकि अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट देख लीजिएगा, फॉर्मेट तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। बाकी एक बार सबको आपको 5 से 6 जो मैंने टॉपिक है पढ़ लेना है एक बार, फिर अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। ओके, इंग्लिश में तो आपको रटना पड़ता है, लेकिन इसमें तो आप पढ़ लेते हो तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बाकी कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए, ये भी आपके दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो मेरे पास लिखे तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं औपचारिक पत्र। ओके, औपचारिक मतलब होता है जो हम क्या है अधिकारियों वगैरह को लिखते हैं, अधिकारी को लिखते हैं वो आपका औपचारिक, अपने दोस्त मित्र यार माता पिता को लिखे वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ओके, इंग्लिश में कहे तो औपचारिक पत्र को कहते हैं फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो इसमें पहला है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्र पर रोक लगाने हेतु आपको क्या है जिलाधीश यानी कलेक्टर को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या फॉर्मेट रहेगा, प्रति लिख के जिलाधीश महोदय कोई, फिर आपको क्या है अब कोई नाम तो दिया नहीं तो कोई भी आप जिला डाल दीजिएगा। ओके, इस प्रकार से विषय लिख देना है। विषय क्या है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, एक बार सुनते जाइएगा, तैयार आपका भी हो जाएगा। ओके,
बाकी फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल परफेक्ट लिखना है। तो महोदय, सबने निवेदन है कि माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा का समय नजदीक है। अब त्रैमासिक परीक्षा के लिए लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे त्रैमासिक परीक्षा की नजदीक है और हम सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज आवाज से बजने वाली लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई को क्या है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ओके, मतलब हम क्या है बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं जिससे हम क्या है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी मात्रा में कर्णभेदी आवाज से मानसिक संतुलन को भी आसान कर रहे हैं, साथ ही क्या है मूड खराब भी कर रहे हैं जब ये बजते हैं। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तार केंद्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक, मतलब जब तक परीक्षा नहीं हो जाए तब तक क्या है प्रतिबंध लगाने का निर्देश और आदेश अविलंब देने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थीगण, फिर प्रार्थीगण अब इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, मतलब पूरा स्टूडेंट का समूह है। ओके, तो फिर आपको पूरे स्कूल का नाम दे देंगे, पूरा स्कूल निवेदन कर रहा होगा इस प्रकार से। फिर आपको दिनांक डाल देनी है नीचे, नीचे इसमें आपकी दिनांक रहेगी। औपचारिक पत्र में आपको नीचे दिनांक लिखनी पड़ती है। कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है मोहल्ले की सफाई में अव्यवस्था के लिए नगर निगम अध्यक्ष को एक आपको शिकायती पत्र लिखना है। तो नगर निगम आए, नगर पालिका लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा में फिर नगर निगम अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, तो ग्वालियर नगर निगम, जो भी आपको जिला कोई अपना डाल दीजिएगा। तो मोहल्ले की नियमित सफाई न होने के संदर्भ में हम बता रहे हैं महोदय, मैं आपका ध्यान गांधीनगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गंदगी के फलस्वरूप मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, इससे जनजीवन के स्वास्थ्य का क्या है खतरा उत्पन्न हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि यहाँ आपका हो जाएगा सानुरोध है। ओके, सानुरोध लिखा हुआ। प्रार्थना है कि संबंधित कर्मचारी को सफाई करने हेतु क्या है तुरंत निर्देश दें, आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। भवदीय नाम दिया हुआ है, फिर आपको इस प्रकार से डेट डाल देना है, जिस डेट को आप लिख रहे हो नीचे डेट आपकी रहेगी इसमें। बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मोहल्ले में सफाई करवानी है तो बता दिए भैया सब बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, मच्छर फैल रहे हैं तो क्या है बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ओके, लोग बीमार हो सकते हैं, इसलिए आप क्या है सफाई करने का अनुरोध करें किसी भी व्यक्ति को भिजवा, किसी भी कर्मचारी को भिजवा कर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र को से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आपको एक पत्र लिखना है। अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। एक बार लैंग्वेज बिल्कुल ईजी दी हुई है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा में दी हुई है, पढ़ते ही आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो एक बार पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, मतलब पढ़ना वैसे आपको इसमें रटना नहीं है, इंग्लिश में तो आपको ज़्यादा से रटना पड़ता है, पढ़ते हैं तो आपसे फिर अगर पेपर में आता है आप लिख पाएंगे। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको अनौपचारिक पत्र बता देता हूं। तो अनौपचारिक पत्र में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए आपको जानकारी देना है। ओके, तो पिताजी, अब इसमें आपको पहले एड्रेस लिखना पड़ता है और दिनांक लिखनी पड़ती है। अनौपचारिक पत्र में हमेशा क्या है दिनांक ऊपर रहेगी, जो आपके औपचारिक पत्र उसमें दिनांक नीचे रहती है। फिर परम पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, फिर आपको उसमें पूरी बता देना है। ओके, कि मैं यहाँ सोचता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ क्या है कुछ साकुशल होंगे, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वार्षिक परीक्षा कुछ ही दिनों में है। ओके, अब त्रैमासिक परीक्षा के लिए लिख रहे हैं, त्रैमासिक परीक्षा जो भी मतलब सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, कक्षा में प्रथम स्थान के लिए खूब मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। ओके, ये आप सब बताया जा रहा है, सिंपल है। आगे देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार आ चुका है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपको मित्र को बधाई पत्र देना है। मतलब जो आपका फ्रेंड है वो क्या है भैया टॉप मार गया है। ओके, टॉप मार दिया उसने, तो आपको बधाई पत्र लिख देना है। ओके, तो इसको आपको क्या है एड्रेस देना है, आपको फिर डेट डाल लेनी है, फिर प्रिय मित्र नवीन। ओके, इसने नमस्कार, फिर आपको इस प्रकार से बता देना कि भैया मैंने क्या है आपके जब हाई स्कूल का परिणाम देखा और मैंने देखा कि मेरा दोस्त की फोटो तो क्या है पेपर में चिपकी हुई है, लगी हुई है, मैं बहुत ही ज्यादा मयूर मस्त हो गया। बाकी जलन अंदर से हो रही वो बात अलग है, बाकी फिर आपको लिखना है कि मैं क्या है बहुत ज्यादा खुश हुआ जब आपको देखकर। ओके, तो इस प्रकार से आपको बता देना है कि जब आपका देखा कि प्रवीण सूची में आपने स्थान प्राप्त किया है। ओके, एमपी बोर्ड की एग्जाम की टॉप 10 में नाम आया है, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। इस प्रकार से आपको क्या है फिर बता देना कि बधाई देना चाहता हूँ, वो ये हो जाता है कंप्लीट। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपनी बहन या अपने मित्र को एक अहम निमंत्रण पत्र लिखना है। आपके बड़े भाई की शादी हो रही है, इसलिए आपको अपने मित्र को एक आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। आपको एड्रेस डालना है, दिनांक डाल लेना है। ओके, आप सोचेंगे आप सर इतने सारे आपने बता दी, 6-7 बता दी, तो पढ़ना बस एक बार पढ़ बस लीजिएगा, पेपर में आएगा तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे। ओके, पढ़ना बस रहता है आपको इसमें ज़्यादा, इंग्लिश में मैं आपको परफेक्ट बता देता हूँ, इसमें तो आप पढ़ लीजिए एक बार तो आपका काम चल जाएगा। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ पूरा एक बार पढ़ लेना है। ओके, नॉर्मल भाषा में जैसे अपन बात करते हैं वैसा तो लिखा रहता है, कोई ज़्यादा अलग से रहता नहीं। ओके, इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। ओके, या इसमें आपको जैसे दिया हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध, मतलब आपके मोहल्ले में क्या है पानी समय पर नहीं आ पा रहा है। ओके, समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इसलिए नगर पालिका अध्यक्ष को लिखना है। जिस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है सफाई वाला देखा ना, सेम उसी प्रकार से लिख देना, बस उसमें आपको क्या जल की समस्या के बारे में बता देना कि जल नहीं मिल पा रहा, जैसे लोग क्या है परेशान हो रहे हैं, जल के बिना क्या है जीवन मुश्किल पड़ रहा है यहाँ। ओके, लोगों के काम रुक रहे हैं। इस प्रकार से कुछ 2-3 लाइन समस्या बता के जल की अनियमित आपूर्ति के लिए लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है निबंध लेखन, 4 नंबर का आता है। अब पेपर में 4 नंबर का आता है तो कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा,
तो कोई भी आपको टॉपिक में पकड़कर आपको क्या एक पेज लिखना है, उसके बारे में एक पेज लिख लेना है। तो अब ये सब इंपॉर्टेंट है आपका विद्यार्थी अनुशासन वही पढ़ लीजिएगा, साहित्य और समाज पर पढ़ लीजिएगा, नारी शिक्षा का महत्व और प्रदूषण पर, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो विज्ञान के चमत्कार तो अब नहीं आता है, बाकी ये आपको टॉपिक पढ़ लेना है। तो कैसे क्या लिखना है पेपर में, एक पेज पूरा आपको फुल भर देना है, 1 से 1.5 पेज आपको लिख देना है। ओके, थ्योरी में डायरेक्ट थ्योरी में आपको पूरा भर देना है। तो ये आपका रहता है निबंध लेखन, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी आपके इंपॉर्टेंट कवर करा दिए, जितने बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा और समझकर। तो आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर रूप से क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग आचार्य क्लासेस के हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करके आप क्या है हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी कोर्स में दोस्तों आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, व्याकरण के साथ पूरे नोट्स मिलेंगे प्रॉपर रूप से, तो आप क्या है कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।